हेलो फ्रेंड्स, आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विद नंदिनी, जिसमें हम बात करेंगे 24/1/2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए हम देखते हैं क्या है हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिनकी हम बर्थ एनिवर्सरी 126 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। तो साथ में आपको बता दें कि वर्ष 2021 से हमने स्टार्ट किया है सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था, बंगाल प्रांत के ओडिशा डिवीजन के कटक में। और इनके फादर थे जानकी नाथ बोस और इनकी माता थी प्रभावती दत्त बोस। और इन्होंने 1919 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और बाद में यानी 1921 में ही स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए इन्होंने रिजाइन दे दिया था। ये अपना जो गुरु मानते थे, पॉलिटिकल गुरु मानते थे, वो गुरु चित्तरंजन दास जी को मानते थे। और विवेकानंद जी की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उनको आध्यात्मिक गुरु मानते थे। साथ में ही 1938 में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और उन्होंने बाद में जाकर यानी 1939 में ही 1939 में ही अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करा था। देखो, 1943 में जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे थे और यहीं पर पहुंचने के बाद में उन्होंने अपना जो प्रसिद्ध नारा था स्वराज को प्रोत्साहित करने के लिए, वो था दिल्ली चलो, है ना। वो उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए, यानी जो आजाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना करी थी, उसके साथ ही एक नारा दिया था दिल्ली चलो। और उनका जो प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो उद्धरण है या जो नारा है वो क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में एक विमान दुर्घटना होती है जिसमें ये कहा गया कि उनकी डेथ हो गई है। लेकिन बहुत से इसके लिए आयोग बिठाए गए, तो 2 आयोगों ने कहा कि हाँ, नेताजी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। लेकिन एक और आयोग था न्यायाधीश मनोज मुखर्जी का, उनकी अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया उसमें कहा गया कि नहीं, उनकी डेथ नहीं हुई है। सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती होती है, इसके अवसर पर 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर क्या हो रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीप हैं जिनका कोई नाम नहीं है, तो उनका नामकरण किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। अब ये काम कैसे किया गया? तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐसा किया है। साथ ही आपको बता दें कि परमवीर चक्र से सम्मानित जो व्यक्ति हैं या दूसरे और जो अवार्ड हैं, उनसे जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी पोजीशन के आधार पर और द्वीप का जो क्षेत्रफल है उसके आकार को देखते हुए रैंकिंग की गई है और इस हिसाब से 21 जो आइलैंड है उनके नामकरण किए गए हैं। साथ ही 2018 में जो रॉस द्वीप था अंडमान निकोबार का, उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब देखो, अब इस अवसर पर और क्या किया जा रहा है, ये सारी लिस्ट दी गई है कि किसके किसके नाम पर, वो 21 कौन से लोग हैं जिनके नाम पर जो 21 आइलैंड है उनके नाम रखे जा रहे हैं। ये सारी लिस्ट आप अच्छे से पीडीएफ में दिया जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। फिर इसके बाद बात करते हैं कि एक और पुरस्कार दिया जाता है 23 जनवरी को, यानी पराक्रम दिवस के अवसर पर एक और पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये हर साल दिया जाता है। आपदा के क्षेत्र में यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो भी जो फर्म है, जो संगठन है, अच्छा काम करती है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार का जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? देख लो, वो दिया गया है ओडिशा राज्य, है ना, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
और उसके साथ में ही लुंगलेई फायर स्टेशन जो मिजोरम राज्य की संस्था है उसको दिया गया है संयुक्त रूप से। और इसमें अगर किसी संस्था को दिया जाता है इस फील्ड में काम करने के लिए तो उसमें 51 लाख रुपए के साथ में एक सर्टिफिकेट होता है। और अगर किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है तो उसको 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है भारत सरकार के माध्यम से। साथ ही आपको बता दें कि हाँ, ये जो आपदा प्रबंधन का काम है ना, जो ये आपदा प्रबंधन की जो ये लिस्ट बनती है या फिर जो ये अवार्ड दिया जाता है, इसको पहचानने के लिए उस फील्ड में अच्छा काम होना चाहिए, मतलब ऐसा काम होना चाहिए जो एक उदाहरण पेश करे पूरे भारत के लिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है। तो देखो, जब ओडिशा में बहुत भारी मात्रा में चक्रवात आया था तो उस चक्रवात की जो त्रासदी हुई थी तो उसके बाद ये सोच इस बात को डिसाइड किया गया कि एक संस्था होनी चाहिए जो ओडिशा में, चूंकि वो ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां पर ये चक्रवात, बाढ़, ये सारी सिचुएशन आती रहती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए OSTMA की स्थापना 1999 में की गई थी। और जब से इसकी स्थापना की गई है तब से ही ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि जो हुदहुद, फानी, अम्फान, ये सारे ऐसे चक्रवात हैं और या बाढ़ ऐसे हैं जिसकी वजह से उड़ीसा में तबाही मचती है, तो यहाँ पर ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अच्छा काम कर रहा है। साथ में ही लुंगलेई फायर स्टेशन के बारे में बता दें तो देखो, ये ऐसा फायर स्टेशन है जो मिजोरम में है। साथ ही इस इसने क्या किया था कि मिजोरम के चारों तरफ जो घने जो वन क्षेत्र हैं उसमें आग लगी थी, तो उस आग को बुझाने का काम लगातार 32 घंटे तक काम करके इस संस्था ने किया था, इस स्टेशन ने किया था। तो इसी के एवज में इन दोनों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम बात करेंगे, असम का चराई देव जिला है, वहां पर वहां पर मोइदम्स है। मोइदम्स मतलब वहां का जो वहां पर एक युग था अहोम युग, यानी जो अहोम वंश था वहां पर चराई देव जिले में उसका शासन था। और वहां पर ही अहोम दम्स मिला है। अहोम दम्स क्या है? शाही परिवार का कब्रिस्तान है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। अब अगर यूनेस्को का फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत के 52 विरासत स्थल हैं यूनेस्को में, जिसमें नॉमिनेट किया गया है किसको? असम के पिरामिड को। ठीक है, असम के पिरामिड को नॉमिनेट किया गया है जिसको मोइदम्स बोलते हैं। और ये वहां का जो अहोम युग था या अहोम वंश था उसके शाही परिवार के कब्रिस्तान है। साथ में ये आपको बता दें कि ये जो अस्थायी सूची थी उसमें 2014 में ही शामिल कर लिया गया था, इसको अप्रैल 2014 में ही शामिल कर लिया गया था यूनेस्को की। और अभी ये इसको फाइनली नॉमिनेशन इसका कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। साथ ही आपके जो 40 विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में वर्तमान में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक स्तर के हैं और 7 नेचुरल हैं और एक मिश्रित स्थल का है। और असम से जो प्राकृतिक धरोहर शामिल हुए हैं तो वहां का 2 राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों शामिल हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है। महानिदेशक ऑन्ड्रे ओजेलो हैं और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हुई थी। और 193 इसके सदस्य स्थायी हैं और 11 जो सदस्य हैं इसके सहयोगी हैं। हाँ, अब विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हर साल जो असाधारण स्तर पर जो बच्चे काम करते हैं बहादुरी के क्षेत्र में या और भी सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा, खेल, यानी इन सब श्रेणियों में जो बच्चे काम करते हैं जिनकी उम्र 5 से 18 वर्ष के बीच की होती है, उनको हर साल जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार?
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस बार 11 बच्चों को प्रदान किया गया, विज्ञान भवन में प्रदान किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किया गया है, जिसमें 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। साथ में आपको बता दें कि इसमें हर बच्चे को क्या मिलता है, मेडल और सर्टिफिकेट के साथ में 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। देखो नेटफ्लिक्स के बारे में हम सबको पता है। तो उसका जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है, उसके सीईओ थे, कौन थे, रीड हेस्टिंग्स। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, और उन्होंने अपनी जगह जो नए सीईओ हैं टेड सारडोन्स और कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी ग्रेग पीटर्स को अपना कार्यभार सौंपा है। जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, यानी वायुसेना, नौसेना और जो आर्मी है भारत की, उन्होंने संयुक्त रूप से एक अभ्यास स्टार्ट किया है जिसका नाम है एमफेक्स 2023। ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया और इसका 17 से 22 जनवरी के बीच में इसका जो पहला सेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। अब इसका उद्देश्य क्या है, चूंकि तीनों सेनाएं हैं तो इनका मेन फोकस है कि तीनों मिलकर किस तरीके से काम करेंगी जब भी संयुक्त युद्ध होगा या युद्ध की जब परिस्थितियां आएंगी तो, और किस तरीके से अपनी एबिलिटीज का प्रदर्शन करेंगी और भारत की क्षमताओं का भी प्रदर्शन करेंगी। और इसका जो आखिरी भाग है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा 21 से 25 जनवरी के बीच में। भारतीय कृषि विज्ञान परिषद नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये किस चीज का सम्मेलन था, तो डीजीएसपी और आईजीएसपी सम्मेलन था 2022 का। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने करी थी, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई थी, जिसमें जो हमारे देश के पुलिस स्टेशन हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, किन किन फील्ड्स में, तो देखो ये फील्ड सारे दिए गए हैं, अपराध दर, जांच, मामले निपटारा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में वो पुलिस स्टेशन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है गृह मंत्री के द्वारा। तो इस बार का जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो अक्सा थाने कहाँ का है, जो उड़ीसा हमारा जो राज्य है उसका गंजम जिला है। तो गंजम जिले का जो अक्सा थाना है उसको 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का अवार्ड दिया गया है। और दूसरे नंबर पर जो गंजम जिला है उसी का ही गंगापुर पुलिस स्टेशन, और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड का जो चंपावत जिला है वहां का बनबसा थाना, इसको तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। चीन के साथ गतिरोध चलता रहता है भारत का। इसी बीच में भारत वायुसेना क्या कर रही है कि जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें 1 से 5 फरवरी के बीच में एक अभ्यास किया जाएगा, एक सैन्य अभ्यास किया जाएगा जिसका नाम है प्रलय, ठीक है, जिसका नाम है प्रलय। अब आपको बता दें कि इस दौरान एक और अभ्यास चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है पूर्वी आकाश। ये वायुसेना का अभ्यास है। तो इस अभ्यास के दौरान ही प्रलय को लॉन्च किया जाएगा, यानी प्रलय एक्सरसाइज भी की जाएगी, जिसमें कौन कौन से हमारे जो विमान है वो भाग ले रहे हैं, तो राफेल, सुखोई 30 लड़ाकू जेट समेत वायुसेना के मुख्य लड़ाकू हथियार भी शामिल किए जाएंगे। यानी जो मुख्य वायुसेना के हथियार हैं या अभी विमान है उनको शामिल किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है भारत में, हम सबको पता है। तो जो यूथ 20 समूह की पहली बैठक हो रही है कहाँ पर, गुवाहाटी में। कहाँ पर की जाएगी, गुवाहाटी में की जाएगी। 6 से 8 फरवरी के बीच में ऐसा किया जाएगा। और इसकी जो देखो पहली बार भारत के द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है, जिसमें 5 विषयों को सेलेक्ट किया गया है, जैसे क्लाइमेट चेंज को, आपदा जोखिम को, शांति निर्माण, सुलह, लोकतंत्र और स्वास्थ्य, इन सब बातों को लेकर बात की जा रही है। साथ में ही जो इसका उद्देश्य है, जो एम है, वो ये है कि सरकार और युवाओं के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन को स्थापित किया जाए। G20 सरकार है और उनके वहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उनके बीच में कैसे जो इस कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, बढ़ाया जाए, इस विषय को लेकर ऐसा किया जा रहा है।
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 19 से 20 जनवरी को दिल्ली के बाहर और भुवनेश्वर, उड़ीसा में हॉकी विश्व कप के दौरान अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल एमओसी की बैठक आयोजित की है। किसने? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। देखो, ये जो ओलंपिक कार्यक्रम के दौरान ऐसा किया जा रहा है, ये हर साल इसका सम्मेलन किया जाता है और बात की जाती है कि किस तरीके से जो जो भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम है, उनके लिए फंडिंग के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी जो टीमें डिसाइड है उसको जो टीम का मैनेजमेंट है उसका डिसीजन है, विदेशी जो यात्राएं हैं, इन सभी बातों को लेकर ये जो सम्मेलन है वो किया जाता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अपने अगले महानिदेशक के रूप में किसको चुन लिया है? विक्रम देवदत्त को चुन लिया है। यानी जो डायरेक्टर जनरल अब कौन होंगे? विक्रम देवदत्त होंगे, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के। देखो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 21 जनवरी 2023 को इनके नाम का अनुमोदन कर दिया गया है और 28 फरवरी 2023 से ये अपना जो कार्य है वो स्टार्ट कर देंगे। साथ ही भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन के स्तर पर इनकी जो नियुक्ति है वो करी जाएगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के बारे में आपको बता दें कि इसका जो गठन है वो 2020 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में हुआ था। मतलब एक लीगल एक लीगल इंस्टीट्यूट है या डिपार्टमेंट है ये। साथ ही क्या इसका जो मुख्य काम है वो क्या है? तो इसका मुख्य काम है कि विमान दुर्घटनाओं की जांच करना, साथ ही जो विमान से संबंधित नियम कानून हैं उनको फॉलो करवाना और नागरिक विमान का रजिस्ट्रेशन करना और उनको सर्टिफिकेट प्रदान करना इसका मुख्य काम है। लखनऊ में 22 जनवरी को लद्दाख में 22 जनवरी को हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक सत्यंग कुंग गांव और चिकतन सगरान में वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव आयोजित किया गया। देखो, इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। हमारा जो देश है लद्दाख, अभी उसका रिसेंटली में उसका केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर से अलग होकर। तो यहाँ पर जो हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन है HCHF और जो साथ में लद्दाख पर्यटन विभाग है वो मिलकर एक ऐतिहासिक सत्यंग कुंग गांव में और चिकतन सगरान में एक जो ऐतिहासिक इनका जातीय ममानी महोत्सव है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो लद्दाख का ममानी महोत्सव है वो स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है कि जो दिवंगत हो गए हैं या वो लोग जिनकी जो उनके समाज में अब जीवित नहीं है, उनके उनके लिए भोजन प्रदान करना। तो इस त्योहार को इस तरीके से मनाते हुए वो क्या करते हैं कि जो उनके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ भोजन का आदान प्रदान करते हैं और उनकी आत्माओं के लिए पूजा करते हैं, उनकी आत्माओं की शांति के लिए पूजा करते हैं। तो इस तरह से इस त्योहार को मनाया गया और जब से ये त्योहार मनाया जा रहा है तब से कारगिल लद्दाख के 35 से अधिक व्यंजनों को पुनर्जीवित किया गया है। मतलब जो पारंपरिक व्यंजन है वो दोबारा से ट्रेंड में आ रहे हैं लद्दाख में। और यहाँ पर देखो, जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाम मेहंदी मुख्य अतिथि थे और कार्यक्रम के कार्यकारी AIR कारगिल अनेंद्र सिंह गेस्ट ऑफ ऑनर थे। देखो, हमें पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को यानी 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया है। तो इसी उपलक्ष्य में हम देखेंगे कि बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो मेला है वो 20 जनवरी 2023 को त्रिपुर वासिनी बेंगलुरु में शुरू हुआ है। अब ये जो आयोजन है वो कौन करा रहा है? तो ये आयोजन कृषि विभाग और कर्नाटक सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। जिसमें क्या किया जाएगा? जिसमें बाजरे से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उसको, और जो ऑर्गेनिक्स है, मतलब ऑर्गेनिक्स मतलब कि जो
और जो ऑर्गेनिक खेती होती है उससे रिलेटेड इस जो व्यापार सम्मेलन है या व्यापार मेला है इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने वाले देशों में अग्रणी है। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा 20 जनवरी को जाजपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उनके माध्यम से किया गया, जिसमें 15 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि जाजपुर पहुंचे थे और साथ में ही धार्मिक पर्यटन, शहरी पर्यटन, बौद्ध पर्यटन की अपनी मौजूदा संपत्ति से व्याप्त है। कौन सी? जाजपुर उड़ीसा की प्राचीन राजधानी थी, है ना जब। और साथ इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है कि किस तरीके से शिल्पकारों, संस्कृति और कला के जो प्रति उत्साही लोग हैं उनके टैलेंट को निखारा जाए, वर्ल्ड लेवल पर उनकी जो कला है उसको प्रदर्शित किया जाए। कुछ घटनाएं हैं संक्षेप में। देखो, ब्राजील सरकार ने क्या किया है कि वहां पर चिकित्सा आपदा स्थिति की घोषणा कर दी है ब्राजील के यानोमामी जगह पर। उसका रीजन बताया गया है कि सोने का अवैध खनन किया जा रहा है, साथ में ही कुपोषण की वजह से बच्चों को बहुत बीमारियां हो रही हैं और उन बीमारियों की वजह से बच्चों की डेथ हो रही है। तो इसीलिए जो यानोमामी क्षेत्र है उसको चिकित्सा आपदा स्थिति की घोषणा कर दी गई है उस क्षेत्र में ब्राजील सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर एक और है, एक्सरसाइज साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 के बारे में बात करेंगे, जो भारतीय सेना और मिस्र की सेना के बीच में हो रहा है। कहाँ पर? राजस्थान में चल रहा है। 14 जनवरी से अभ्यास शुरू हो गया है और आपको बता दें कि इसका जो मुख्य उद्देश्य कि किस तरीके से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसमें आतंकवाद, टोही, छापे और अन्य विशेष अभियानों को अंजाम दिया जाए और पेशेवर कौशल और विशेष बलों की अंतर क्षमता को साझा किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब कल यानी 25/1/2023 की घटना लेकर मैं फिर मिलूंगी, नंदिनी सिंह, इसी चैनल पर। साथ ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां पर अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं तो टेलीग्राम के लिंक को विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल के, और वहां पर अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी कंटेंट है उसका PDF वहां पर उपलब्ध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा साथ दिया है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहिए, मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।